गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। झाजी स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने आया हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री लेकर चैप्टर 1, जो कहता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है, वह आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, जब आप फर्स्ट चैप्टर खोलिएगा तो उसमें आपको एक फिगर दिखेगा सबसे पहले। तो वह जो फिगर है उसमें आपको एक दिखेगा स्टैच्यू, वह स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, वह फिगर बनाने वाला एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। ठीक है, उसने वह जो फिगर है उसने उस फिगर को बनाया कब? इन 1848 ईस्वी में। ठीक है, उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम था फ्रेडरिक। (1848) ईस्वी में बनाया था। वो जो आप फिगर देखेंगे वो फिगर उसने बनाया था, जो फ्रेंच का कलाकार था, वो फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सॉर्ड्यू। ठीक है, फ्रेडरिक सॉर्ड्यू जो क्या था? फ्रेंच आर्टिस्ट था। फ्रेंच आर्टिस्ट था। वह फ्रेंच आर्टिस्ट जो था उसने क्या किया कि 4 अलग अलग प्रकार के तस्वीरों को बनाया। क्या बनाया? 4 अलग अलग प्रकार के तस्वीरों का निर्माण किया उसने। अब वह 4 अलग अलग तस्वीरें हैं, वह आपको क्या दिखाती है वह हम आपको बताएंगे। ठीक है, prepared a series of 4 print coming in 4 print। वह 4 अलग अलग प्रकार के तस्वीरों को बना। आप जब वो फिगर देखेगा तो उसमें आपको फिगर में एक दिखेगा कि एक पंक्तिबद्ध लोग, जो उस समय के जो राजा महाराजा लोग थे, वो पंक्तिबद्ध लोग वह आ रहे थे कहां पर? कमिंग इन कहां आ रहे थे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। कहां आ रहे थे? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे थे वो। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे थे। उसमें आपको बताया क्या जाता है? उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वो जो पंक्तिबद्ध आ रहे थे वो क्या देख रहे थे? वो जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे ऐसे करके महिला जो खड़ा रहती है, ठीक है, वह दर्शाता क्या है? वह महिला क्या दर्शाती है वह? ठीक है, तो उस फिगर में आप नोट कर सकते हैं वह पिक्चर जो है एक यूटोपियन, ठीक है, यूटोपियन विजन का है, जिसमें आपको बताया जाता है कि उनके एक हाथ में ज्ञानोदय का एक मशाल रहता है और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकार का घोषणा पत्र। किसके हाथ में? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसके एक हाथ में क्या रहता है? ज्ञानोदय का मशाल, जो हाथ खड़ा करके रखते हैं, और दूसरा हाथ जो नीचे रहता है उसमें मनुष्य के अधिकार, जो अधिकार है मनुष्य का, उसका घोषणा पत्र रखे हुए रहता है। ठीक है, अब लोग अमेरिका के, यूरोप के
जगह जगह के लोग उनके बगल से गुजरते हैं और उस स्टैच्यू को देखते हैं और इसी बात को वह समझते हैं कि यह दर्शाता क्या है, यह स्टैच्यू जो है वह दर्शाता क्या है। वहीं पर आप फिगर में देखिएगा कि नीचे आपके जो है बहुत सारे बिखरे पड़े रहते हैं। राजा महाराजा के उस समय का जो सिंबल था, चिन्ह जिसको कहते हैं, वह सभी नीचे बिखरे पड़े रहते हैं। इसी फिगर में आपको दर्शाया गया है। ठीक है, अब उसमें जो है कहता फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स अर्थात लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के बारे में दर्शाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद कहता है कि उसमें जो सभी उम्र के सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष जो भी है वो आपको बताए कि लंबी कतार में, एक क्रमबद्ध पंक्तिबद्ध में लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा, वह वही जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसकी वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इसके बाद जो है कहता है समाज सभी उम्र के जवान बूढ़े बच्चे, मेल फीमेल तथा स्त्री पुरुष सभी, वह जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता की प्रतिमा जो है सब उसकी वंदना करते हुए जा रहे हैं। यह मैं फिगर की सिर्फ बात बता रहा हूँ, अभी टॉपिक पे हमने आया नहीं है। ठीक है, तो उस फिगर में यही दर्शाता है कि जितने भी लोग हैं वो राजा महाराजा, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वह सभी वहाँ से गुजर रहे हैं उस प्रतिमा की वंदना करते हुए। ठीक है, सभी उस प्रतिमा की वंदना करते हुए गुजर रहे हैं। उसके दौरान जो है वही फ्रेंच आर्टिस्ट, क्या नाम है उस फ्रेंच आर्टिस्ट का, फ्रेडरिक सॉर्ड्यू, जिसने उस फिगर को बनाया। ठीक है, उसी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उस कलाकार ने स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया। ठीक है, स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया, जिसमें हमने अभी बताया ना कि एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो हमने जो कहा वह क्रमबद्ध पंक्ति में जो चल रहे थे उस प्रतिमा की वंदना करते हुए, वह कलाकार ने जो दिया था, एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र था। और वहीं अभी तुरंत हमने बताया कि जमीन पर पड़े हुए निरंकुश शासक, जितने भी निरंकुश शासक थे उसके अवशेष बिखरे पड़े थे। ठीक है, जितने भी निरंकुश शासक थे उसके अवशेष, जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, मुकुट तुकुट, ये सभी नीचे बिखरे पड़े। अब उसके बाद दिस पिक्चर इज यूटोपियन, अर्थात यह चित्र जो है एक कल्पनादर्श यूटोपियन है। यह चित्र जो बताया गया है वह चित्र एक कल्पनादर्श यूटोपियन है, जिसका मतलब एक ऐसे समाज की कल्पना, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसको साकार होना लगभग असंभव था, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते थे वो। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, लोग इमेजिन कर लेते हैं कि काश मैं इतना बड़ा आदमी होता तो क्या करता, मैं किसी मंत्री का बेटा होता तो क्या होता, इमेजिन कर लेते हैं लोग। तो इतना आदर्श था कि वह एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते थे, संभव ही नहीं, असंभव था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं 19वीं सेंचुरी में। कहाँ पर? 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ था, हम लोग वहां चलते हैं। ठीक है, देखते हैं अब 19वीं शताब्दी में क्या होता है। तो देखिए, कहता है 19th century, during the 19th century nationalism emerged as force which brought about change in political and mental world of Europe। अब 19वीं शताब्दी के दौरान
19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसा ताकत बनकर उभरा। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद जो है एक ऐसा ताकत बनकर उभरा जिसने क्या किया है, यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया, चेंज कर दिया, बहुत सारा बदलाव ला दिया। 19वीं शताब्दी में ये राष्ट्रवाद जो है, अर्थात राष्ट्रवाद यूरोप में 19वीं शताब्दी में ऐसी एक ताकत बनकर उभरी जिसने क्या किया, यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया, बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अब उन परिवर्तनों के कारण जो है यूरोप में जो बहुराष्ट्रीय वंशीय थे, जो बहुराष्ट्र वंशीय थे, उनका जो साम्राज्य था, उनके स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। दैट मीन्स नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ठीक है, अब राष्ट्र राज्य का जो उदय हुआ देख लेते हैं। ये भी द रिजल्ट एंड ऑफ किसका, किसकी समाप्ति, परिवर्तन किसका हुआ था? द चेंज वाज द इमरजेंस ऑफ द चेंज वाज द जो बदलाव लाए गए थे ऑफ नेशन स्टेट, ऑफ नेशन स्टेट, जो बदलाव लाया गया था वह क्या बना, एक राष्ट्र राज्य बना। क्या बना? राष्ट्र राज्य बना, नेशन स्टेट, इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डेंसिटी एम्पायर इन यूरोप। अब देखिए, यह जो है मल्टीनेशनल डेंसिटी एम्पायर, जो भी हमने बताया, बहुराष्ट्रीय साम्राज्य, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था कि बहुत सारे अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग भाषाएं थे, अलग अलग इतिहास थी, ये सब था। जब यह परिवर्तन लाया गया और यह जब परिवर्तन हुआ और जब किसका निर्माण हुआ, नेशन स्टेट, किसका निर्माण हुआ, नेशन स्टेट का निर्माण हुआ, तो उसके अंतर्गत सभी चीज को एक साथ ही रखा गया। कॉमन लैंग्वेज, मतलब एक समान भाषा, ठीक है, कॉमन डिसेंट्स, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, जितने भी है ये सभी चीज एक समान रखी गई। वही होता है नेशन, राष्ट्र, अर्थात राष्ट्र राज्य। और वहीं पर ये मल्टीनेशनल डेंसिटी एम्पायर, अर्थात बहुराष्ट्रीय साम्राज्य जो था, उसमें एक नहीं बल्कि कई भाषाएं थे, कई सांस्कृतिक थी, कई सभ्यताएं थी, ठीक है, एक नहीं था। इसलिए वह नेशन राष्ट्र ना, उससे पहले क्या था, बहुराष्ट्रीय साम्राज्य, मल्टीनेशनल डेंसिटी एम्पायर। ठीक है, अब हम नेशन स्टेट जो अभी हमने बताया वो देखते हैं क्या होता है। State of which a sovereign state of which most of the citizen or subjects are united also by
also by factor which design a nation such as common language, common history, common culture, ठीक है। ये क्या है? नेशन स्टेट। और इससे पहले जिसमें कई सारे कल्चर थे, कई सारे भाषाएं थी, कई सारी सभ्यताएं थी, वो क्या था? बहुराष्ट्रीय साम्राज्य। अब यह जो है नेशन स्टेट, यह जो बदल कर, जो परिवर्तन लाया गया, जो बदल कर नेशन स्टेट बना, ए सॉवरेन स्टेट ऑफ विच मोस्ट ऑफ द सिटीजन और सब्जेक्ट आर यूनाइटेड ऑल्सो बाय फैक्टर विच डिजाइन ए नेशन सच एज कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, जिसके अंतर्गत राष्ट्र, राज्य के अंतर्गत सब कुछ एक समान रहता था, समान भाषाएं थी, समान सभ्यता था, समान इतिहास था, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। कहाँ चलते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर, ठीक है। जो फ्रांसीसी क्रांति और जो उसके विचार थे, जो फ्रांसीसी क्रांति हुए थे और उस राष्ट्र का जो विचार था फ्रेंच का, उसके बारे में अब हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये पता चलेगा उससे कि उस समय वहां पर कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए थे फ्रांसीसी क्रांति, और बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे उस समय, ठीक है। उससे पहले एक और है, ये प्लेब्साइट अर्थात जनमत संग्रह, ठीक है। प्लेब्साइट ये भी देख लीजिए क्या है। जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह, ठीक है। जनमत संग्रह a direct vote by which all the people of origin are asked, accept or reject, reject a proposal, अब यह जो जनमत संग्रह कहता है ए डायरेक्ट वोट बाय विच all the people of Aragon and asked accept or reject a proposal, अर्थात जो जनमत संग्रह है तो यह एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता। अब मान लीजिए आप
कहता ऑल ऑफ पीपल, अर्थात आपके यहाँ कोई काम होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पर यह काम होना चाहिए या नहीं। अगर होना चाहिए तो आप उसको स्वीकार कीजिएगा, नहीं तो अस्वीकार। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट प्रपोजल, उस प्रपोजल को आपको स्वीकार करना होगा तो आप स्वीकार कीजिएगा, अन्यथा उसको अस्वीकार करके वहां से हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यही होता है जनमत संग्रह। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। अर्थात फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। वह फ्रांसीसी क्रांति और उस राष्ट्र के जो विचार थे, हम लोग उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति और उस समय वहां के विचार क्या क्या थे। तो सबसे पहला क्या था, द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ठीक है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई कब, 1789 में, 1789 ईस्वी में वह उसकी शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद है द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ मोनार्ची अबाउट द फ्रेंच सिटीजन। अर्थात जो वहां का पावर था, जो सत्ता था, फ्रांसीसी क्रांति के कारण सत्ता में जो सत्ता का राजतंत्र जो था, अर्थात उसके पास जो वहाँ के जो पहले निरंकुश शासक राजा होते थे, उसके पास से वो पावर निकलकर, वो अधिकार, वो शक्तियाँ निकलकर कहाँ चली आई, फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में चली आई। कॉमन पीपल, फ्रेंच सिटीजन, उसके हाथ में चली आई पावर, वहाँ के नागरिकों के पास चला आया। ठीक है, उसके बाद द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक, जिसको हम लोग फादरलैंड, मदरलैंड कहते हैं ना, मातृभूमि या पितृभूमि, एंड ली सिटीजन, वहां का जो नागरिक है, इम्पेस्ट द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसको संविधान के अंतर्गत ये जो थे पितृभूमि और वहां के जो नागरिक थे, ठीक है, जो पितृभूमि और वहां के जो नागरिक थे, उसके समुदाय के अंतर्गत उनको क्या किया गया कि संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त था, समान अधिकार दिया गया, सबको समान अधिकार प्राप्त करवाया गया, सभी को एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बदल दिया गया। ठीक है, संयुक्त समुदाय के आधार पर उसको बदल दिया गया और संविधान के अंतर्गत उन सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस फ्रांसीसी क्रांति में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारा बदलाव किया गया इस फ्रांसीसी क्रांति में। अब वह बदलाव क्या क्या है वह हम आपको बताएंगे अपने वीडियो के अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए यहीं पर अपना क्लास खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर इसमें समझने में कोई परेशानी आती है तो आप हमारे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जरूर आपको बताएंगे। थैंक यू।